हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपना अगला टॉपिक संविधान से उठा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक मूल अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोगों ने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में उल्लेखित किया है। इसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन था, भाग 2 में हमारा नागरिकता का अधिकार था, और अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 भारतीय संविधान में हमने चर्चा चलाई मूल अधिकार। इसी को हम लोग बोल देते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, कभी कंफ्यूजन ना होइएगा कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में कोई डिफरेंस है। दोनों समान है, एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा बोलने के तरीके क्या है, अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो मूल और मौलिक क्या भैया? मौलिक मतलब मूल मतलब कि बेस, एकदम जहां से कोई चीज तैयार होती है। मौलिक का अर्थ वही होता है कि जहां से कोई चीज क्या हो रही हो, एकदम बिल्कुल तैयार हो रही हो। सबसे पहले हम लोग मूल अधिकार की परिभाषा समझते हैं। मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार वो होते हैं कुछ ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो सहायक होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। तो क्या बताएंगे भैया मूल अधिकार की परिभाषा? किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो भी उसको अधिकार दिए गए हों, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को लगातार क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ऐसे अधिकारों को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, मूल अधिकार दिया, ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति के विकास कार्यों के लिए जो उसे अधिकार प्रदान किए जाएं, उसी को हम लोग कहेंगे मूल अधिकार, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग जरा मूल अधिकार की कुछ और बातें समझते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे संविधान पूछा था, ये मूल अधिकार लिया कहां से गया है? तो हम लोग तुरंत बताएंगे अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में कहां से लिया गया है? तो ध्यान बताएंगे बिल ऑफ राइट से लिया गया। वहां संविधान है, बिल ऑफ राइट्स से वहां से क्या किया गया है, हमारे यहां मूल अधिकार को क्या किया गया है, लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? तुरंत बताएंगे हम लोग भैया, किसमें? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में से किस भाग में उल्लेखित किया गया? तुरंत बताएंगे भैया, किसमें किया गया? भाग 3 में किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है? 12 से 35 के मध्य किया गया है। चलिए कुछ और बातें समझते हैं, ध्यान रखिएगा। बताया जाता है जो हमारे मूल अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी प्रारंभ में जो संख्या थी वो थी 7। कितनी थी? 7। प्रारंभ इनके जो जैसे जैसे कहेंगे मूल संविधान में, क्या कहेंगे? मूल संविधान में। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है बेटा 6। कितनी हो गई है? 6। तो क्लियर हो रहा होगा कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आज वर्तमान संख्या कितनी हो गई है? 6। भैया ध्यान रखिएगा, आगे वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा इस जगह, कि एक संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन संख्या का नाम था 44वां संविधान संशोधन, और यह किया गया था 1978 में। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, जो 7वां मूल अधिकार था, उसके पहले एक अधिकार रखा जाता था, जिसको 6 कैटेगरी में रखा गया था। उस अधिकार का नाम सब लोग जानते होंगे और सबने पढ़ा भी होगा। उसको हम लोग कह देते हैं, तो भैया किस कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था, इसे ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में क्या कर दिया गया? मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। आज ये वर्तमान में कैसा अधिकार है? आज ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। तो आप लोगों से कोई पूछे भैया कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो क्या बताएंगे हम लोग भैया? कानूनी अधिकार है, ध्यान रखिएगा। जिसका उल्लेख किसमें किया गया? तो इसका उल्लेख किया गया धारा 300A। धारा 300A में किया गया है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया है, तो हम बताएंगे संपत्ति के अधिकार को बाहर किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के तहत किया गया, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये कैसा अधिकार है? बताएंगे कानूनी अधिकार है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका उल्लेख धारा 300A में किया गया है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब इसी में जब थोड़ा सा डीप जाते हैं, तब ये क्वेश्चन किस तरह बनता है। कह देता है कि जब संपत्ति का अधिकार हटाया गया, उस समय ध्यान रखिएगा, देश का पीएम बोले तो प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में लिखा होता है श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लिखा होगा आपका मोरारजी देसाई,
देसाई, लिख देगा आपका एच.डी. देवगौड़ा। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि भैया 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। उनके दिमाग से कभी कभी क्या होता है, कारकाल दिमाग से हट जाता है, कुछ भी याद करने को हो सकता नहीं। मैं जैसे याद करा लो बस ऐसे इसको याद करना है। सन 1977 में ध्यान रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा सन 77 का चुनाव इंदिरा गांधी हारी, तो सन 78 में भैया ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई देश के क्या बने भैया, प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा। इसके पहले कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं हारी, 1947 से लेकर 1977 वास्तविक चुनाव तो कायदे देखा जाए तो 1951-52 में हुआ, ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकार शुरू से कांग्रेस की रही, ध्यान रखिए, आजादी के बाद हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आप 20 वर्ष देख रहे हैं, 47 अगर जोड़ दिया जाए तो 30 वर्ष देखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहां तक लगातार कंटिन्यू कांग्रेस रही। कांग्रेस को पहली हार जो मिली थी वो 1977 में मिली थी। ध्यान रखिए पार्टी आई थी जनता पार्टी, ध्यान रखिए, जनता दल उसको बोलते थे। वो सरकार किसके द्वारा बनाई गई थी, मोरारजी देसाई द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसमें जयप्रकाश नारायण जी की, जेपी साहब की सबसे बड़ी क्या रही भैया, भूमिका रही पूरी पार्टी को एकजुट करने में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई। तो कोई पूछा आप लोगों से संपत्ति का जब अधिकार हटाया गया उसमें देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्या नाम बताएंगे, मोरारजी देसाई साहब थे, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें, ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसको इस तरह देखेंगे तो क्लियर होगा। मैं तो फिर से एक बार इसको रिवीजन करता हूं कि प्रारंभ मूल अधिकार, मूल संविधान कितने थे, 7, वर्तमान कितने हैं, 6। किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन 44वां कब हटाया गया, 78 में। यह वर्तमान कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। इसका उल्लेख किसमें किया है, धारा 300A में किया गया है। किस प्रधानमंत्री शासनकाल में, मोरारजी देसाई जी के शासनकाल में। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और बातें देखते हैं भाई। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्रदान है, भारतीयों को प्रदान। इसका अर्थ क्या समझाता हूं, देखिए आपको पता है मूल अधिकार कहां से कहां रखे गए, 12 से 35 तक के। लेकिन हर एक अधिकार हर व्यक्ति को नहीं दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका से आता है, भारत में रहता है 5 वर्ष तक और उसे हिंदी भाषा का ज्ञान हो जाता है। इस हिसाब से नागरिकता के अधिकार कानून के हिसाब से उसे अमेरिका से आए हुए व्यक्ति को जो इंडिया में आया है उसे यहां पर क्या दे दी जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे, अब भाई इंडिया में अगर रह रहा तो नागरिकता दे दी गई है तो उसके सीधी सी बात उसको मूल अधिकार भी दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, पूरे के जो 12 से 35 तक जितने मूल अधिकार हैं उनमें से समस्त मूल अधिकार अमेरिका से आए हुए व्यक्ति को इंडिया में जो आया है उसे प्रदान नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ इंडियन, जो भारत का व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है बस उसी व्यक्ति को क्या होगा भैया, प्रदान किया जाएगा। किसी विदेशी व्यक्ति, लाख वो अमेरिका से आया हो, ब्रिटेन से आया हो, जापान से आया हो, चाइना से आया हो, कहीं से भी आया हो, वो लगातार इंडिया में रह रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा उसे वो अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। ये कौन कौन से मूल अधिकार, इनके नाम, इनके संख्या रखिएगा। 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। क्लियर हो गया होगा कौन कौन सा अनुच्छेद बेटा, पहला नंबर 15, दूसरा नंबर 16, तीसरा नंबर 19, चौथा नंबर 29 और पांचवा नंबर कौन सा है, 30। ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ किसको प्रदान है, भारतीयों को प्रदान है। लेकिन किसी विदेशी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता ग्रहण करता है उसे ये अधिकार दिए नहीं जाते। क्यों नहीं दिए जाते हैं, इसको भी हम लोग एक एक आर्टिकल्स उठाएंगे। 12 से 35 बीच में 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, 19 भी आएगा, 29 भी आएगा, 30 भी आएगा। तो ये वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, इस पर डिस्कशन करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया कौन कौन सा आर्टिकल है, 15, 16, 19, 29 और 30, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। इसको मैं साफ कर रहा हूं। सबसे पहले होता क्या कि सीधे डायरेक्टली लोग कह देते हैं 6 प्रकार के मूल अधिकार है, 6 प्रकार मूल अधिकार चर्चा चल रही नहीं। अभी हम लोग 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको मैं इसमें पढ़ना पड़ता है। एक अनुच्छेद अपना 12
और एक अनुच्छेद अपना 13। इस अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है ये समझते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया। किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा कैसे देंगे या किसी भी राज्य को राज्य कब कहा जाएगा, इसका उल्लेख जो किया गया वो अनुच्छेद 12 में किया गया। किसमें किया गया, अनुच्छेद 12 में किया गया है। तो किसी भी राज्य में ध्यान रखिएगा, संसद, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, न्यायपालिका पालिका का यदि गठन किया गया है तो भैया ध्यान रखिएगा उसे राज्य को क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। यही राज्य शब्द की क्या है, परिभाषा है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया। तो कोई आप लोगों से अचानक पूछ दे किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो हम बताएंगे 12 बताया गया है। किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा कब परिभाषित किया जाएगा, तो हम बताएंगे जब उस राज्य में संसद, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद, वह केंद्रीय मंत्री परिषद। ध्यान रखिएगा राज्य की मंत्री परिषद अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्री परिषद अलग होती है, ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट आप लोग जानते होंगे, हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता है, हर एक लोकल स्तर में लोअर कोर्ट होता है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा न्यायपालिका का गठन किया गया है। तो हर एक राज्य में अपना एक हाई कोर्ट लगभग क्या है, बना दिया गया है। हर एक जगह जिले के हिसाब से लोअर कोर्ट बना दिए गए, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें जब वहां पर क्या होगी, गठन होगा, तभी उसे राज्य का क्या किया जाएगा, उस राज्य के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 13 में, ध्यान रखिएगा और ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 13 में बताया गया है किसी भी स्थिति में मूल अधिकार में या मौलिक अधिकार में कोई भी नकारात्मक पहलू जोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी स्थिति में नकारात्मक पहलू जोड़ा नहीं जाएगा। इसका अर्थ है जितने भी मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों में किसी भाई हर एक भारतीय को पूरे 6 प्रकार के क्या दिए गए, मूल अधिकार दिए गए। उन मूल अधिकारों में कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव पॉइंट जोड़ा नहीं जाएगा। यदि उसके उस नकारात्मक प्रभाव के कारण उसके मूल अधिकार का हनन होता है तो भारतीय संविधान में पहले से ही इस चीज की चर्चा की गई है कि जिस कारण उस मूल अधिकार का हनन हो रहा है उस कारण को कभी भी मूल अधिकार में क्या नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। इसका उल्लेख किसमें किया गया बेटा, अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों में कोई भी नकारात्मक पहलू जोड़ा नहीं जाएगा या नकारात्मक कोई भी प्रभाव नहीं डाला जाएगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 13 में, ध्यान रखिएगा। तो 12-13 क्लियर हो गया होगा। राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया, 12। किसी भी मूल अधिकार में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं जोड़ा जाए, किसमें भी, अनुच्छेद 13, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कहां से, 14 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम लोग पूरे के पूरे जितने भी 6 मूल अधिकार हैं, 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो जितने भी 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ क्या चलाएंगे, चर्चा चलाएंगे। और देखते हैं पहले क्या कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं। तो कितने प्रकार के मूल अधिकार अपने यहाँ वर्तमान में 6। तो वर्तमान में संख्या कितनी बेटा, 6। पहला नंबर कौन सा है, समानता का अधिकार दूसरा बेटा कौन सा है भैया, स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा बेटा कौन सा है, ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर कौन सा बेटा, यहां भैया ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं अटकल से नहीं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा इकट्ठा याद कराने समय।
5वां नंबर कौन सा भैया, ध्यान रखिएगा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 6वां नंबर बेटा कौन सा है भैया, संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई दिक्कत, ये हो गया 6। हमें एक एक अनुच्छेदों के यहाँ उल्लेखित करता हूं। कोई पूछे आप लोगों से समानता का अधिकार कहां से कहां तक रखा गया, तुरंत बताएंगे अनुच्छेद, भाई 12-13 पढ़ा चुका था, तो अब अनुच्छेद कहां स्टार्ट होगा, 14 से। और 14 से भैया कहां तक रहेगा भैया, ध्यान रखिएगा, तो 14 से हमारा रहेगा 18 तक। कहां तक रहेगा, 18 तक, ध्यान रखिएगा। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक है भैया, 14 से 18 तक की। अब आते हैं तुरंत स्वतंत्रता का अधिकार, इसको रखा गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहां से कहां तक भैया, अनुच्छेद 19 से 22। अगला आता है शोषण का अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24, 2 आर्टिकल्स में इसका पूरा उल्लेखित है, 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तुरंत बताएंगे, 25 से 28, 25 से 28। उसका आता है शिक्षा संस्कृति का अधिकार, तुरंत बताएंगे, अनुच्छेद 29 व 30। 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, बाहर कर दिया गया, तो फेंको। अब आता है सीधे अनुच्छेद 32। क्या आता है, 32, 33, 34, 35 जो अलग मैटर, उसको अलग बात बताया जाएगा, वो सब मार्शल लॉ संबंधित है। यहाँ तक हमारे सबके सब क्या होते हैं, मूल अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, सही समानता तो याद रहता है, स्वतंत्रता पहले होगा, शोषण पहले होगा, शिक्षा पहले होगा, संवैधानिक, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है एस, ये लिखा है एस, ये लिखा एस, तो क्लियर हो गया वो 3 एस, और 3 एस का मतलब हो गया एस क्यूब। क्या लिखेंगे, एस क्यूब। एस क्यूब का मतलब हो गया, पहले एस से समानता होता है, दूसरे एस से स्वतंत्रता होता है, तीसरे एस से क्या होता है, शोषण होता है। तो पहला समानता, स्वतंत्रता और शोषण। डी से क्या हो गया, धार्मिक, एस क्यूब, उसका क्या आ जाएगा भैया, डी आ जाएगा। और उसके लिए फिर देखिए 2 एस मिल रहे हैं, तो मतलब बन गया एस स्क्वायर। क्या बन गया, एस स्क्वायर। तो क्लियर हो गया, एस क्यू, डी एवं एस स्क्वायर। पहले एस से समानता, कहां से कहां तक रखा गया, 14 से 18। दूसरे एस से स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरे एस से क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। डी आ गया, डी तुरंत याद होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता की एक ही चीज डी से बनी, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 2 एस स्क्वायर लिखे हैं, तो 2 एस का फंडा है, 2 एस में पहले से होगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और सबसे अंतिम होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब आपके, अगर मान लेते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी हमारे ये तुम्हारे अधिकार है, और इन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो ध्यान रखिएगा, इस अधिकार के दम पर आपको भैया ध्यान रखिएगा, इन उल्लंघन अधिकारों के खिलाफ आपको याचिका शिकायत दर्ज करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। उसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसको बोलेंगे एस स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। तो एस क्यूब, डी एवं एस स्क्वायर। एस स्वतंत्रता, सॉरी समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा एवं संवैधानिक। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 व 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए अब हम लोग एक एक यहाँ पर एक एक अधिकार उठाएंगे, और एक एक अधिकार की चर्चा क्या करेंगे भैया, हम लोग चलाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला अधिकार उठाएंगे समानता का अधिकार। चलिए और समानता का अधिकार कहां से कहां रखा गया है, अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य रखा गया है। मैं जैसे तैयार करा रहा हूं, आपको सिर्फ इसी तरह तैयार करना, ध्यान रखिएगा। इसकी एक ट्रिक है जो टैकलिस्ट को तैयार कराती है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, समानता सबके लिए समान अधिकार, जितने भी लोग भारत के अंदर हैं सबके लिए अधिकार कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये अधिकार कौन कौन से, इनके बारे में समझते हैं। तो ट्रिक इसकी बनाएंगे, उसका नाम है लिखेंगे विधि जाति सब एक समान छुआ
छूत उपाधि अंत। क्या फंडा भैया? विधि जाति सब एक समान, छुआ छूत उपाधि अंत। ये पूरे के पूरे 14 से 18 तक की समानता का अधिकार का क्या है? उल्लेख है। विधि मतलब होता है कानून। पूरे इंडिया में सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून है वो, मैं बता रहा, संविधान में कभी विधि शब्द का प्रयोग किया जाए, समझ आइएगा चर्चा किसकी चल रही है वहां पर? कानून की। और ध्यान रखिएगा कि जो कानून है वो सभी व्यक्तियों के लिए कैसा है? एक समान है। चाहे मैं किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन करूं, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री जी कानून का उल्लंघन करें, राज्य के मुख्यमंत्री जी कानून का उल्लंघन करें, कोई कैबिनेट मंत्री कानून का उल्लंघन करे, कोई आईएएस अधिकारी कानून का उल्लंघन करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उल्लंघित कानून के अनुसार ही उसे क्या दी जाएगी भैया? सजा दी जाएगी। यहाँ पर हम लोग किसी के पद को नहीं देखेंगे, किसी के स्थिति को नहीं देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा पैसे वाला तो उसको सजा कम मिलेगी, कोई व्यक्ति बहुत कमजोर उसको सजा ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने धारा 302 का उल्लंघन किया है, किसी व्यक्ति को उसने मृत्यु के समान उसको मतलब मारने का प्रयास किया तो धारा 307 लगती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया तो धारा 302 लगती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी एक बड़े आदमी ने मार दिया तो भी उसको सजा वही है, और एक रिक्शा चालक ने मार दिया तो भी उसकी सजा क्या है भैया? वही। ऐसा नहीं फॉर्च्यूनर वाला मार देगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं है। अगर कोई रिक्शा वाला टक्कर मार देता, धोखे से मैलों में गिर जाता, मर जाता तो भैया उसको क्या मिल रही है? सजा मिल रही है, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर सभी के लिए कानून कैसा है? एक समान है। कोई व्यक्ति किसी भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा वही दी जाएगी जो भारतीय संविधान के आईपीसी धारा में क्या किया गया है? उल्लेखित किया गया है। यही हो गया कानून। तो कानूनी अधिकार सबके लिए कैसा है? एक समान है। इसका अनुच्छेद 14 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 14 में, 14 में ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जाति। कुछ लोग कह देते हैं हम ब्राह्मण से हैं, कुछ कह देते हैं हम क्षत्रिय हैं, कुछ कह देते हैं हम वैश्य हैं, कुछ कह देते हैं हम शूद्र हैं। ये अपने यहाँ क्या है? जातियां हैं। इन्हीं जाति मतभेद पे ध्यान रखिएगा। हर जगह एक दूसरे को टकराने के लिए क्या करते हैं? सब लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे संविधान में साफ साफ किसी जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में सभी जातियां कैसी हैं? एक समान है। कैसी है बेटा? सभी जातियां कैसी हैं? एक समान है। ये किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 15 में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं एक समान। एक समान का अर्थ यहां होता है एक समान अवसर। क्या बेटा? एक समान अवसर। एक समान अवसर का यहां तात्पर्य बेटा ये है कि अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर यदि कोई भी वैकेंसी में, जो सीधे सीधे वैकेंसीज निकालता हूं, यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी में ध्यान रखिएगा जनरल की भी सीटें होती हैं, ओबीसी की भी होती हैं, एससी की भी होती हैं, एसटी की भी होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर कार्य करने के लिए जागरूक है तो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे लगातार उसे कार्य देने की क्या की जाएगी, या अवसर देने की क्या की जाएगी? चेष्टा की जाएगी। हर व्यक्ति को अवसर देने का क्या अधिकार है, और हर व्यक्ति को अवसर पाने का भी क्या है? अधिकार है। आप अच्छी पढ़ाई करने में हो, आईएएस की नौकरी करो तो आईएएस में ऐसा नहीं होगा सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी भरे जाएंगे, नहीं भाई। आप जनरल हो तो जनरल की सीटें क्या होंगी? अलग होंगी। एससी की सीटें अलग होंगी, ओबीसी की सीटें अलग होंगी। हर एक जगह पर हर एक कैटेगरी की सीटें क्या कर दी गई? अलग अलग की गई। ध्यान रखिएगा। एक समान अवसर इस सभी व्यक्तियों के लिए कैसा? एक समान है, एक समान के रूप में दिया गया। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 16 में किया गया। किसमें किया गया बेटा? अनुच्छेद 16 में। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे छुआछूत शब्द का लिखा गया प्रयोग। छुआछूत का मतलब होता है, इसको भारतीय संविधान कहते हैं अस्पृश्यता। क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है जो स्पर्श योग ना हो। क्या ना हो भैया? स्पर्श योग ना हो, स्पर्श इसको ना किया जाए। स्पर्श समझते हैं ना, जिसको छुआ ना जा सके, उसको कहते हैं अस्पृश्यता। और इस अस्पृश्यता को क्या किया गया? अंत किया गया। क्या किया गया? अंत। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम लोग छुएंगे नहीं। सभी व्यक्ति भारत के अंदर एक समान है, और हर व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार से मतभेद नहीं होने चाहिए। इस चीज को भारतीय संविधान के अनुसार क्या किया गया? समाप्त किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 17 में। तो क्वेश्चन आता है अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 17 में किया गया। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अंतिम में उपाधि का अंत। क्या भैया? उपाधियों का अंत। और उपाधि का जो अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में किया गया। किसमें? मैं ऊपर लिख रहा हूं, अनुच्छेद 18 में किया गया है। लेकिन यहां पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत ध्यान समझिएगा।
पहले जो आपने ध्यान रखिएगा, लोगों को ध्यान होगा, आपने सुना होगा महात्मा जी की उपाधि दी गई, किसी को ध्यान रखिए सरदार की उपाधि दी गई, किसी को जवाहर की उपाधि दी गई, इस तरीके से तमाम सारी ब्रिगेडियर, कर्नल, लेकिन ये एक अलग उपाधियां, ये सब उपाधियों की कैटेगरी में है। लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मली उपाधि थी, जैसे नेताजी की उपाधि ध्यान रखिएगा, महात्मा की उपाधि, आपकी क्या नाम है, जवाहर की उपाधि, ये सब उपाधियां देश के अंदर देना क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब लेकिन सर जी उपाधि में कहां दी जाती है? उपाधि सिर्फ 2 क्षेत्रों में दी जाती है भारतीय संविधान। तो उपाधियों क्या किया गया? अंत, सिवाय लेकिन 2 क्षेत्रों को छोड़कर। एक पहला क्षेत्र सैन्य क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र होता है, अपने यहां ध्यान रखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र। कौन क्षेत्र? शिक्षा का क्षेत्र। जी सर जी कैसा हो गया? सैन्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में क्यों उपाधि दी जाती है? तो भैया यहाँ उपाधि दी जाती है, कुछ लोग ऐसे कोर्स करते हैं, कुछ ऐसे लोग पद पर होते हैं जहां उनके नाम क्या उपाधियां लिखी जाती हैं। जैसे देखिए कभी कभी किसी के नाम क्या ब्रिगेडियर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ब्रिगेडियर। किसी का नाम क्या लिखा होता है? कर्नल से लिखा होता है। किसी नाम क्या होता है? लिखा होता है कैप्टन लिखा होता है। किसी नाम क्या सूबेदार लिखा होता है। ये जितनी भी सब उपाधियां हैं, और सैन्य क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को क्या दी गई है बेटा? उपाधि दी गई है। इसको क्या किया गया? अंत नहीं किया गया है, नॉर्मली उपाधियों का अंत कर दिया गया है, सिवाय 2 क्षेत्रों को छोड़कर। कौन कौन से? एक सैन्य क्षेत्र, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र। तो क्लियर हो गया कि किसी नाम का ब्रिगेडियर लगा, सूबेदार लगा, कर्नल लगा, इस तरह लगा है, तो इसका मतलब ये उपाधियां दी जाती हैं। अब आते हैं जरा शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र में लोग अपने नाम का आगे डॉक्टरेट लगाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, डीआर लगाते हैं, डॉक्टरेट होता है। कुछ देखिएगा डॉक्टर लिखते हैं, जो लोग मेडिकल लाइन जो होते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं या एमडी तैयारी करते हो, ध्यान रखो क्या लिखते हैं नाम के आगे? डॉक्टर लिखते हैं। कुछ इंजीनियरिंग तैयारी करते हैं, आईईआर लिखते हैं, इंजीनियर लिखते हैं। तो इसका मतलब इन उपाधियों को भी देखिएगा लोग क्या करते हैं, नाम के आगे यूज करते हैं। तो कौन कौन क्षेत्र हो गए भैया? सैन्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर नॉर्मल क्षेत्रों में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उपाधि दी नहीं जाती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ध्यान रखिएगा, जो हरदम पेपर में आता है, कहता पुरस्कार का उल्लेख। पुरस्कार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पुरस्कार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में किया गया है। देखिए आप लोग जानते होंगे, अपने ध्यान रखिएगा, किसी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है, किसी जगह इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को ध्यान रखिए ग्रैमी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस तरीके से पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं। अब हम लोगों ने नॉर्मल क्षेत्रों में लोगों को उपाधियां जब देना बंद कर दिया है, तो उनके स्थानों पर हम उनके सम्मान के लिए उनको क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं। और ये पुरस्कार हम लोग किस संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इस पुरस्कार का भारतीय संविधान के 18 में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आज से ये टॉपिक क्या? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 क्या होता है? समाप्त। इसको मैं फिर से एक बार रिवीजन मारता हूं, बहुत जल्दी ध्यान से सुनिएगा। विधि जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधि अंत। ये तो हो गया फंडा, ट्रिक हो गई। विधि मतलब कानून, सबके लिए कानून कैसा? एक समान है, अनुच्छेद 14। सभी जातियां कैसी हैं? एक समान है, कोई जाति ना बड़ी है ना कोई जाति छोटी है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 15। एक समान अवसर, अवसर मतलब यहाँ क्या हो गया? सभी व्यक्ति को नौकरी का क्या दिया गया? अधिकार। हर व्यक्ति को, अगर हर व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है उसे अवसर क्या दिया गया? नौकरी करने का क्या दिया गया? समानता रूप से क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है। 21 अनुच्छेद में दिया गया है, 16 में दिया गया है। छुआछूत क्या हो गई? अस्पृश्यता, जिसको स्पर्श ना किया जा सके उसको क्या किया गया? उसका अंत किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति इसको स्पर्श नहीं किया जाएगा, वो किसी जाति से बिलोंग करता होगा, सबको स्पर्श करने योग्य, ध्यान रखिएगा। इसका अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? 17। उपाधियों का अंत किसमें किया? 18। लेकिन किन किन क्षेत्रों में उपाधि दी जाती है? सैन्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र। पुरस्कार का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो क्या बताएंगे हम लोग? अनुच्छेद 18। अब जरा सा थोड़ी सी चर्चा चलाते हैं जो हम लोग पीछे पड़ के आए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 याद आ गया होगा। ये 5 अनुच्छेद उसी भारतीयों को दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग को कौन सा अनुच्छेद मिले? 15 और 16। आइए देखते हैं जरा 15 और 16। 15 में ध्यान रखिएगा, हमने कहा ये ऐसा मूल अधिकार है जो किसी भी विदेशी को नहीं दिया गया है। एक समान, सभी जातियां एक समान। हम लोग अपनी जातियां जानते हैं। कोई व्यक्ति जापान से आया है, कोई व्यक्ति अमेरिका से आया है, कोई व्यक्ति ब्रिटेन से आया है, कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं अफ्रीका से आया है। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे उनको? इस जगह हम उनको क्या बोलेंगे? अब जापान से आए व्यक्ति क्या बोलेंगे हम लोग? जापानी जरूर बोलेंगे क्योंकि हमको जानकर जापानी से। लेकिन अगर जापानी भाषा नहीं क्लियर हो पाए तो हम क्या कहेंगे? यार विदेशी आया है कोई।
यूएसए से आया है तो क्या कहेंगे, विदेशी आया है। ब्रिटेन से आया तो क्या कहेंगे, विदेशी आया है। अफ्रीका से कोई व्यक्ति आया, विदेशी आया है। क्या उसकी जाति का हमको किसी प्रकार से कोई पता है, नहीं पता है ना, इसलिए हमारे लिए वो सभी व्यक्ति कैसे हैं, विदेशी हैं। कैसे हैं, विदेशी। इसी बात के लिए उनकी जात से भारत देश के अंदर कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए कैसे किस कैटेगरी में रखे गए हैं, विदेशी कैटेगरी में रखे गए, इसीलिए ये अधिकार को प्रदान नहीं किया गया है। चलिए क्लियर हो गया होगा 15। अब आते हैं जरा 16 में, ध्यान रखिएगा। एक समान अवसर, जब भारतीय संविधान बनाया गया तो अनुच्छेद 16 विदेशियों से छीन लिया गया। साफ साफ लिख दिया गया, एक बात लिखी गई कि अवसर, अवसर मतलब होता है सरकारी पद पर हम केवल भारतीयों को ही क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, किसी विदेशी को नियुक्त नहीं करेंगे। आप एक कोई भी पद चेक करिएगा, कोई अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है और यहाँ रहता है, आकर ध्यान रखिएगा, तो उसे कभी भी किसी भी स्थिति में ना हम लोग ब्रिगेडियर, ना कर्नल, ना सूबेदार, ना पुलिस में, ना किसी विभाग में हम लोग उसे क्या नहीं देते, नौकरी नहीं देते हैं। प्राइवेट सेक्टर नौकरी करेगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन सरकारी सेक्टर में उसे हम लोग किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा गया है। इसी कारण अनुच्छेद 15 और 16 हर विदेशी व्यक्ति से क्या कर लिया गया, अनुच्छेद के रूप में क्या किया गया है, हटा दिया गया। उन्हें यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यह नहीं कल कोई अमेरिका के व्यक्ति यहाँ आ जाए, वो हमारे सरकारी फार्म को भरे, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेता है, उसे नौकरी नहीं, साफ साफ उसे यह अधिकार ही नहीं है कि भारत के संविधान के अनुसार वो क्या करेगा भैया, एंट्रेंस एग्जाम में क्या लेगा, भाग लेगा। इसीलिए उसके जीवन काल से हम लोगों ने मूल अधिकार के रूप में 15 और 16 क्या कर दिया, उनके जीवन काल से समाप्त कर दिया। क्लियर हो गया होगा। 15-16 जो हम लोगों ने क्या नहीं दिए, अधिकार उसे नहीं दिए। अब आते हैं हम लोग अगला अधिकार, क्या का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग जो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं वो कहां से कहां तक पढ़ते हैं भैया, 19 से 22। अगला क्या कहेगा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार कहां रखेंगे, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत में ध्यान रखिएगा जो हर एक व्यक्ति को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो ध्यान रखिएगा कितने प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई, हमारे यहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ऐसे तो भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 10 हजार 10,000 बहुत सारी स्वतंत्रता है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ खड़े हैं, मेरी इच्छा है पढ़ाएंगे, नहीं होगी तो नहीं पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। मेरी इच्छा है तो भैया हम नहा धो के आएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन ये तो तमाम सारी स्वतंत्रताएं पूरे इंडिया के अंदर, ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति के पास। लेकिन भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ओनली फॉर 6 प्रकार की स्वतंत्रता का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, जाने, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको किस तरह पढ़ेंगे, 19 फर्स्ट का ए, 19 फर्स्ट का बी, 19 फर्स्ट का सी, 19 फर्स्ट का डी, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे भैया, पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं 19 फर्स्ट का ए। 19 फर्स्ट के ए में लिखा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है बेटा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सर जी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब क्या है, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी स्थिति में अपनी बात को सामने अगर स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार, वो चाहे जितना बड़ा मंत्री हो, वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, कोई दिक्कत, आप अपनी बात को वहां क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो भारत के हर नागरिक के पास क्या है भैया, अधिकार है। इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं बोलने का अधिकार। तो 19 फर्स्ट में क्या रखा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी स्वतंत्रता के साथ कुछ और अन्य अधिकार दिए गए हैं। यह अन्य अधिकार कौन कौन से, इनके ध्यान रखिएगा।
19 फर्स्ट ए में लिखा गया प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है बेटा? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जानते होंगे आप लोग भैया, प्रेस नहीं समझिएगा स्त्री करने वाले तो कपड़ा प्रेस कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। प्रेस का मतलब यहाँ पर किससे भैया? न्यूज रिपोर्टर से ध्यान रखिएगा, न्यूज से ध्यान रखिएगा। किससे? प्रेस से मतलब न्यूज से ध्यान रखिएगा। पहले जाने ध्यान रखिएगा, प्रेस को बड़ा वर्नाकुलर एक्ट आपने पढ़ा होगा जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। इस तरीके से क्या किए गए हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए हैं। अंग्रेजों ने ऐसा किया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भारतीय संविधान बनाया गया तो प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में किया गया। इस प्रेस की स्वतंत्रता में बताया गया, देखा होगा जब भी न्यूज रिपोर्टर किसी की धज्जियां उड़ाने में आते हैं तो भी सोचते नहीं है, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री हो देश का, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो कोई आला अधिकारी हो, कुछ भी हो, तो ध्यान रखिए धज्जियां उसको उड़ाते चले जाते हैं। ये उनके पास क्या अधिकार है, ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, आज जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो रहा है, आज हमारे संपूर्ण पूरे देश के अंदर कुछ भी हो रहा है, किसी प्रकार से कोई घटनाएं घट रही हैं, आज कोविड-19 में कितने केस पर डे पाए जा रहे हैं, कितने लोगों की मृतक स्थिति आ रही है, ये जितनी भी चीजें हैं, आज हमको इसका एक बड़ा माध्यम है। वो माध्यम कौन है? हमारा प्रेस। कौन है भैया? प्रेस। आज अगर ये ना हो तो हमको किसी प्रकार से सूचनाएं जो है वो किसी प्रकार से प्राप्त ना हो पाए। आज सन 1977 में चलते हैं, जब इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था, उस जमाने में कहीं कहीं न्यूज़पेपर से छपा करते थे, हर चीजें लोगों से बहुत दूर रहती, टीवी भी किसी किसी घर में हुआ करती थी, बड़े बड़े जो महाजन हुआ करते थे घरों में टीवी कहीं हुआ करती थी, उसमें ध्यान रखिए कभी न्यूज चैनल आता था, कभी नहीं भी आता था, तो लोगों को इन चीजों की सूचनाएं नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज ध्यान रखें जिस तरीके से हर चीज बढ़ती चली जा रही है, आज देश लगातार हर एक कम्युनिकेशन का क्षेत्र ले लीजिए, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र ले लीजिए, जो लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं क्षेत्रों में ले लीजिए, लगातार देश तरक्की करता चला जा रहा है, जिनके माध्यम से हमको हर एक चीज की सूचना तुरंत तत्काल क्या हो जाती है बेटा? प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी बोला प्रेस की स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति जो प्रेस के माध्यम से जानकारी देता है, उसी को उस माध्यम से हमको क्या मिलती रहती है? जानकारी मिलती रहती है, इसी बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। अगला देखते हैं जरा, अगला पॉइंट भैया, आपने नाम सुना होगा सब लोगों ने, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, इसको भी अनुच्छेद किसमें रखा गया? 19 फर्स्ट ए में रखा गया है। इसको हम लोगों ने 12 अक्टूबर सन 2005 में हर व्यक्ति को अधिकार के रूप में दिया। ध्यान रखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार। यहाँ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा के देता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन बोले RTI जो अधिकार दिया गया है, ये भारत के किस राष्ट्रपति के शासनकाल में प्रदान किया गया है? ये पुलिस पेपर में जब अखिलेश सरकार में जब पुलिस की कांस्टेबल भर्ती हुई, उसमें क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखिएगा। तो वहां क्वेश्चन रखा था कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में जब रखा गया तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में इसे जोड़ा गया? तो सन 2005 में तुरंत ध्यान आ जाएगा, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे भैया? APJ अब्दुल कलाम साहब। ध्यान रखिए, इन्हीं के शासनकाल में सूचना का अधिकार क्या किया गया भैया? जोड़ा गया। सूचना का अधिकार है क्या? आपको किसी भी स्थिति में किसी भी चीज की सूचना चाहिए है, कोई विभाग में कोई काम हो रहा है, उस विभाग में वो जो काम के लिए जितना पैसा आया वो सही तरीके से खर्च हुआ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस विभाग में ध्यान रखिएगा जो भ्रष्टाचारी चल रही है, क्या वो चरम पर चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं 10 लाख आया हो, वहां सिर्फ 1 ही लाख रुपए लगा हो, सब पूरा पैसा बीच में खत्म हो गया हो? अगर आपको किसी प्रकार की सूचना मिलती है, आपको लगता है कि इनमें सूचना चाहिए, हमको जानकारी चाहिए, तो आप उसके खिलाफ कौन सी याचिका दायर करेंगे? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से आपको तुरंत, ध्यान रखिएगा, ज्यादा अधिकतम तो वैसे तो देखा जाए तो 30 दिन के अंदर जानकारी देते हैं, अधिकतम समय 90 दिन का होता है। आपको 90 दिन के अंदर आपको ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 30 दिन, अधिकतम 90 दिन के अंदर आपको एक एक चीज से क्या कर दिया जाएगा भैया? सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं सूचना का अधिकार। ध्यान रखिएगा, इसी ही अनुच्छेद 19 फर्स्ट में एक बात और लिखी गई है, वो लिखी गई झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा फहराने की स्वतंत्रता। पहले जब देश आजाद हुआ तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा जितने सरकारी विभाग होते थे सिर्फ वहीं पर हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी बनती थी। धीरे धीरे भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक जागरूक हुआ। ऐसी स्थिति हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, उसका नाम रखा गया, सब लोग जानते हो कि व्यक्ति का नाम नवीन जिंदल साहब थे, उन्हीं के माध्यम से याचिका दायर की गई। और याचिका दायर करने के बाद भारत के हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता का एक अधिकार में जोड़ दिया गया, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र का झंडा फहराने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है। इसका उल्लेख किया गया 19 फर्स्ट ए में। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया 19 फर्स्ट ए में क्या है? उस ऑप्शन में पहला नंबर ऑप्शन लिखा होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन लिखा होगा प्रेस की स्वतंत्रता,
तीसरा लिखा होगा सूचना का अधिकार, चौथा लिखा होगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अब लड़का कंफ्यूज, सर तो आप तो सबका सब 19 फर्स्ट ए में ही पढ़ा रहे हैं, तो हम टिक किस लगा के आएंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा जो सबसे पहले जोड़ा गया उसी को लिखेंगे, और सबसे पहले जोड़ा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ऑप्शन में नहीं है तब दूसरा नंबर प्रेस की स्वतंत्रता, नहीं है तो राइट टू इंफॉर्मेशन, नहीं है तो झंडा फहराने की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया होगा। तो जो भी ऑप्शन पहला होगा अभिव्यक्ति उसको लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो तुम लगा के आएंगे प्रेस नहीं मिलेगा तो आरटीआई, नहीं मिलेगा तो झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अब आते हैं 19 फर्स्ट बी में। 19 फर्स्ट बी में लिखा गया है शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन एक शायद कंडीशन है, अगर इस ऐसी स्थिति में कहीं धारा 144 लागू है, आदर्श आचार संहिता इसको बोलते हैं, तो यह अधिकार आपसे छीन लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, शांतिपूर्ण बिल्कुल शांत तरीके से, निरायुद्ध बिना युद्ध के, आप चाहे जितना बड़ा सम्मेलन करना चाहो उतना बड़ा सम्मेलन कर सकते हो, ये आपको अधिकार है। लेकिन यदि धारा 144 लागू है, आदर्श आचार संहिता लागू है, तो यह अधिकार आपसे क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। क्यों छीना जाता है ये रीजन मैं बताता हूं, पहले इसको समझते हैं। जैसे बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, मुख्यमंत्री साहब अलग रैली करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अलग रैली करते हैं, विपक्षियां पार्टियां अलग रैली करते हैं, चुनाव पीरियड आता है तब बहुत बड़ी बड़ी रैली होती है। लेकिन उसके पहले पहले कभी कभी कोई कहीं सम्मेलन हो रहा होता तो वहां पे मुख्यमंत्री जी को बुला लिया था, प्रधानमंत्री जी को बुला लिया था, ऐसे बुला लिया था, बड़े बड़े अधिकारियों को बुला लिया था, तो वहां पे आप लोग को सभी जितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या विपक्षी जितने नेता हैं उन सबको सम्मेलन करने का अधिकार है। लेकिन उस सम्मेलन में कोई व्यक्ति बिना युद्ध, मतलब कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिससे वहां युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिससे जातिवाद पैदा हो जाए। भाई जातिवाद वो हिंदूवाद के लिए बात कर रहा है, वहां पे खड़े हुए सदस्य में ये तुमको नहीं पता कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, तो ऐसी स्थिति में आप जातिवाद की बातें नहीं करेंगे जिससे आपसी मतभेद पैदा हो। आप ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे जिससे युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। यदि आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको तुरंत वहां से क्या कर दिया जाएगा, हटा के तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये नियम है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समाज स्वतंत्रता के अधिकार का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जरा धारा 144। जब भी चुनाव होता है तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग के पास पूरी शक्तियां होती है, और जो निर्वाचन आयोग होता है ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कोई भी सम्मेलन करना होता है तो निर्वाचन आयोग से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग यदि परमिशन देता है तो आपको सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। इसी कारण लिखा गया है कि धारा 144 यदि लागू होती है तो यह अधिकार आपसे क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। इसके लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, निर्वाचन आयोग से। ध्यान रखिएगा, आप वहां पर अगर जाके सम्मेलन कर रहे हो तो वही बात शांति रूप से करोगे, बिना युद्ध के करोगे। ध्यान रखिएगा, ये हो गया 19 फर्स्ट बी में हो गया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 19 फर्स्ट सी। क्या आते हैं 19 फर्स्ट सी। 19 फर्स्ट सी में लिखा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन आप समझ गए होंगे, एक सभी लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन, उस संगठन के हिसाब से अपना काम चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा कांग्रेस, जैसा नाम सुना होगा बीजेपी, ऐसे नाम सुना होगा सपा, ऐसे नाम सुना होगा बसपा, ऐसे नाम सुना होगा आप लोगों ने आम आदमी पार्टी, ऐसा नाम सुना हिंदू युवा वाहिनी, इसके तमाम सारी तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से हर व्यक्ति के पास, हर एक भारत के हर व्यक्ति के पास संगठन बनाने का क्या है, अधिकार है। आप मान लीजिए मैं अपने आप को लेता हूं, मुझे भी संगठन बनाने का अधिकार है। अगर मुझे संगठन बनाना है तो मुझे एक
नाम रखना, जैसे हिंदू युवा वाहिनी नाम रख दिया लोगों ने, राष्ट्रीय युवा दल रख दिया, हिंदू युवा मोर्चा रख दिया, कुछ भी रख दिया, आरएसएस रख दिया, कुछ भी रख दिया। ऐसी स्थिति में आप अपने एक पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी में 15, 20, 25, 50 लोग को उठा के रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको नॉमिनेशन करेंगे, उनको पद देंगे, एक को अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक मंत्री, एक महामंत्री, सारे पद बांटेंगे। पद बांटने के बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस पार्टी का हम लोग प्रचार और प्रसार करेंगे। ये हर एक व्यक्ति को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है, इसे कहते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी, ध्यान रखिएगा क्या 19 फर्स्ट डी। 19 फर्स्ट डी में लिखा गया है, भारत में क्या लिखा गया भैया, भारत में सर्वत्र अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या सर जी? अबाध विचरण मतलब क्या होता है? अबाध विचरण मतलब होता है, अबाध मतलब पूर्ण रूप से, और विचरण मतलब घूमने फिरने। हर व्यक्ति को घूमने फिरने का क्या है, पूरे इंडिया के अंदर अधिकार दिया गया है। पूर्ण रूप से आप कहीं भी लोग देखना, दिल्ली घूमने जाते हैं, मुंबई घूमने जाते हैं, केरल घूमने चले जाते हैं, कर्नाटक घूमने चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने चले जाते हैं, क्या रोक टोक है भाई? नहीं है ना। यदि स्थिति वहां पर सही है तो कहीं धारा 144 लागू है तो ऐसी स्थिति में आपको स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ अधिकार आपसे क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अभी देखा होगा अमरनाथ यात्रा कुछ दिनों देखा, इस बार स्थगित कर दी गई। कारण क्या था कि थोड़ा सा लगा कि वहां पर आतंकी हमले होने की संभावनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या कर दिया गया, अमरनाथ यात्रा इस बार रोक दी गई। ध्यान रखिएगा। तो इसका कारण वही है कि उनको लगा कि ऐसी संभावनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर धारा 144 लागू करके वहां पर इन सब चीजों को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। जब धारा 144 लागू हुई तो आपको घूमने फिरने का अधिकार क्या कर लिया गया, आपसे छीन लिया गया। ध्यान रखिएगा। वही चीज यहाँ पर है। लेकिन नॉर्मली स्थिति में आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी अबाध विचरण घूमने फिरने का अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर जाने के पहले आपको क्या लेना पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है। समझिएगा। पूरे इंडिया में कहीं भी घूमो, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है पूरे इंडिया के जहां पर आपको क्या लेना पड़ता है, परमिट की आवश्यकता पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है या परमिट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अंडमान निकोबार, ऐसे ही आप लोग नाम सुने होंगे सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। अब आपके दिमाग घूम रहा होगा, लो सर जी मतलब हमें मिजोरम जाने की इच्छा है तो क्या मिजोरम नहीं जा सकते हैं? भैया हमने ये नहीं कहा नहीं जा सकते हो, जाओगे, कोई टेंशन नहीं। मेघालय जाने की इच्छा है तो भी जाओगे भैया, सिक्किम जाने की इच्छा है तो भी जाओगे, अंडमान निकोबार जाने की इच्छा है तो भी जाओगे। लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसे स्थान, क्या कुछ ऐसे स्थान, ये पूरा अंडमान निकोबार है। इस पूरे अंडमान निकोबार में यदि आप इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको यहां पर परमिट की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं विदाउट परमिट, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस क्षेत्र में अगर प्रवेश किए तो ऐसी स्थिति आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। और परमिट की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर आप परमिट लीजिए, यहाँ की कुछ एंट्री फीस होगी वो देनी पड़ेगी, वो दीजिए और उसका क्षेत्र में प्रवेश करिए। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दिमाग घूम गया, सर जी ऐसा यहाँ पर क्या है जो हमें परमिट की आवश्यकता पड़ेगी? तो बेटा यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है, ध्यान रखिएगा। आज देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहली चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारे वो आदिवासी हैं जो आज भी वही जीवन जी रहे हैं जो, ध्यान रखिएगा, हमारे पूर्वज जिया करते थे। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो आज भी, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को मारने में धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, किसी भी खाना पकाने के लिए मटकी का या इस तरह प्रयोग करते हैं। इस आज भी वो, ध्यान रखिएगा, वो उस तरह के कपड़े नहीं पहनते जिस तरीके हम लोग पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, वो लोग अपना वही आदिवासी जीवन जी रहे हैं। यदि एक नॉर्मल व्यक्ति वहां पर जाता है तो वो उनकी समाज से कहीं ना कहीं अलग होता है, और जब अलग होता है तो वो उस पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, या उसको जान से मार सकते हैं। ऐसा आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले, आज से करीबन
6 से 7-8 महीने पहले देखा अंडमान निकोबार में ऐसा हुआ था कि पत्रकार चुप्पे से एंट्री कर गया था और उसने वहाँ सब लोगों की वीडियोग्राफी करने का प्रयास किया। तो वहाँ के कुछ लोगों ने, वहाँ के जो आदिवासी थे, उनको थोड़ा सा अजीब लगा। तो ऐसी स्थिति में उसने उनको दौड़ा, उनको धनुष बाण के माध्यम से क्या कर दिया, उन्हें मार दिया। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर आदिवासी हैं, जहां पर जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और जब परमिट आपके पास होगा तो आपके साथ बीएसएफ के जवान, जो वहां पे जो भी बीएसएफ नहीं बोलूंगा मैं, वहां पर आईटीबीपी या एसएसबी जो भी वहां लगी होगी, तो ध्यान रखिएगा वो आपको अपनी सेपरेट गाड़ी में बैठा लेंगे और वहां से आपको वो क्षेत्र घुमाते हुए, आपको उतरने का अधिकार नहीं है, वहां पर आपको पूरा क्षेत्र घुमाएंगे जहां पे वो आदिवासी रहते हैं। तो मैंने कहा क्या, कुछ ऐसे स्थान, पूरे अंडमान में घूमो कोई टेंशन नहीं, पूरे सिक्किम में घूमो कोई टेंशन नहीं, पूरे मेघालय में घूमो कोई टेंशन नहीं, पूरे मिजोरम में कोई टेंशन नहीं, लेकिन इन क्षेत्रों का कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने के पहले आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब आगे आते हैं 19 फर्स्ट ई में। क्या है भैया ई? उन्नीस फर्स्ट ई में लिखा गया है कि कहीं पर भी निवास व बस जाने की स्वतंत्रता। पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी निवास बनाने का अधिकार है, कहीं पर भी आपको बसने का अधिकार, कहीं पर भी आपको रहने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई में लिखा गया है। कुछ लोग कहते हैं मिलने वाले दिल्ली में रहते हैं, कुछ कहते हैं मिलने वाले बॉम्बे में रहते हैं, कुछ मिलने वाले कहता है केरल में रहते हैं, कुछ मिलने वाले कहते हैं कलकत्ता में, कोई मिलने वाले कहता है कि भैया हमारे कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। हर व्यक्ति को पूरे इंडिया में कहीं पर भी बसने का अधिकार है। अभी तक ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया है। तो आगे चल के भविष्य में वहां पर भी लोगों को रहने का क्या दे दिया जाएगा, अधिकार दे दिया जाएगा। अब यह अधिकार क्या हो गया, हर व्यक्ति के पास हो गया पूरे इंडिया में कहीं पर भी, जब से अनुच्छेद 370 क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर वाला। अब यहाँ लोग जम्मू कश्मीर अपवाद नहीं लिखाते हैं, ना ही आपको तैयार रखना है। ध्यान रखिएगा पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको रहने का क्या है, अधिकार है। ध्यान रखिएगा निवास या घर बनाने का भी क्या है, अधिकार है। अब आते हैं 19 फर्स्ट एफ, व्यापार करने का अधिकार, करने का अधिकार। पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। देखा, कहते हैं हमें मिलने वाली फैक्ट्री कहाँ, सूरत में है, कोई कहता है अहमदाबाद में, कोई कहता है दिल्ली में, कोई कहता है बॉम्बे में, कहीं पर भी है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब नहीं, आने वाले समय में हम लोग जम्मू कश्मीर में अपनी फैक्ट्री क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये किसमें लिखा गया, 19 फर्स्ट एक्ट में। तो यहाँ से भैया क्या होते हैं, फिर समझिएगा। ई में क्या है, निवास व बस जाने स्वतंत्रता, पूरे इंडिया में कहीं भी आप रह सकते हो। एफ में क्या लिखा गया, व्यापार करने स्वतंत्रता, पूरे इंडिया आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो। ये 19 के जितने भी 6 कैटेगरी थी, मैंने एक कैटेगरी आपको क्या कर दी भैया, बता दी। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। क्या आते हैं, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में लिखा गया है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण 20 में बताया गया है। इसी 20 को उल्लेखित किया गया थोड़ा सा। 20 का फर्स्ट, लागू कानून के अनुसार ध्यान रखिएगा, एक अपराध के लिए किसी को एक बार, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, बेटा ध्यान रखिए क्या होता है, बता रहा हूं, एक बार दोषी ठहराया जाएगा। इसे 20 थर्ड में क्या उल्लेख किया गया भैया, ध्यान रखिएगा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
ये क्या है समझते हैं। पहली चीज तो अनुच्छेद 20 में क्या है, ये 20 को 3 पार्टों में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। पहले इसको बात समझते हैं, पहले ये समझते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारतीय संविधान में साफ साफ अपराध मतलब कोई व्यक्ति अपराधी है, दोष मतलब वही जिसने उस चीज का उल्लंघन किया है, सिद्ध मतलब बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, संरक्षण मतलब आपके लिए किसी प्रकार से आपको क्या किया है, बचाओ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 में साफ साफ स्पष्ट किया गया है यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उस अपराध को जब तक कि दोषी के रूप में सिद्ध ना हो जाए वो कि नहीं यही व्यक्ति इस अपराध का क्या है, दोषी है, तब तक की ध्यान रखिएगा आपको भारतीय संविधान के अनुसार कभी दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या संरक्षण है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को मारा है, मुझे 5 लोगों ने देख लिया है, ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में यदि वो मेरे खिलाफ गवाही नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भैया ध्यान रखिएगा न्यायपालिका मुझे यदि बरी करती है तो ध्यान रखिएगा मैं ऑलरेडी वहां से क्या हो जाऊंगा, छूट के अपने घर चला आऊंगा। ये क्या जब क्यों, क्योंकि मेरा वहां पर दोष क्या नहीं हुआ, मेरे मारा मैंने ही है, सभी ने मुझे देखा है, लेकिन किसी ने मेरे खिलाफ क्या नहीं दी वहां पर, या किसी ने मेरे विरुद्ध वहां पर क्या नहीं की, जाके गवाही नहीं दी कि नहीं इसी व्यक्ति ने इसे क्या किया, मारा है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति ने नहीं मारा, कोई गवाह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति मुझे बरी किया जा सकता है, मुझे छोड़ा जा सकता है। यही अनुच्छेद 20 में बताया गया है। जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को अपराधी आप ठहरा नहीं सकते हो। अब अनुच्छेद 20 का फर्स्ट क्या कहता है, अनुच्छेद 20 का फर्स्ट कहता है, इसी को आगे उल्लेखित किया गया 3 भागों में। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यह सब लोग इतना रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा। जब पहले हम लोग 2010, 2011, 12 पेपर देते तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। आजकल कहता है इनमें से कौन सा कथन 20 अनुच्छेद 20 से सम्मिलित नहीं है, तो इनमें 4 ऑप्शन इस तरह रखे जाते हैं। इनमें से किसी में क्या कह देगा, एक अपराध किसी व्यक्ति को अनेक बार दोषी ठहराया जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। ये क्या क्या है ये समझाता हूँ। तो 20 फर्स्ट में लिखा गया लागू कानून के अनुसार। लागू कानून का मतलब होता है उस समय, उस टाइम पीरियड पे जो भी कानून लागू है उसी के हिसाब से मुझे क्या सुनाई जाएगी भैया, सजा सुनाई जाएगी। इसका सही मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया मान लो 2014 में मैंने किसी को मारा, जान से मार दिया थोड़ी देर के लिए, उसकी सजा मान लेते हैं 7 साल। और आगे चल के सन 2020 में इस सजा में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करके कह दिया कि अब व्यक्ति कोई किसी को मारेगा तो उसका हो जाएगा आजीवन कारावास। उसने एक बात बोली, मैंने मान लीजिए 2008 में किसी व्यक्ति को मारा और उसका मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, और अरेस्ट करने के बाद मुझे दोषी ठहरा दिया गया कि इसी व्यक्ति ने इसे क्या किया है, मारा है। और 2008 का केस था ना भाई, और ये फाइनल का हुआ जाकर 2013 में। अब मुझे सजा कितने साल की मिलेगी, तो मुझे मिलेगी 7 साल की। जाना चाहिए कि 2014 तक की जो मैंने 2014 के अनुसार सजा कितनी होनी चाहिए थी भैया, 7 साल तक जाना चाहिए। मेरा केस कब हुआ था 2008 में, तो सजा वही सुनाई जाएगी जो उस समय। सीधी बात है यार कि 14 में यदि 7 साल होगा तो 11, 12, 9, 8 में तो 7 ही साल रही होगी। तो 8 मैंने उल्लंघन किया तो सजा कितने साल हो गई हमारी, 7 साल। 2020 में बदलाव हुआ, मान लीजिए 2020 में किसी का मर्डर कर दिया और 2025 में जाके केस फाइनल हो गया, ध्यान रखिएगा। और फाइनल होने के बाद लगा दोषी कौन है, मैं हूं। अब बताओ सजा कितनी होगी, अब सजा सुनाई जाएगी आजीवन कारावास। ये 2020 में सजा में क्या हो गया है, बदलाव हो गया है कि अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारेगा तो सजा कितने साल होगी भैया, और आजीवन कारावास होगी, ध्यान रखिए। क्लियर हो गया होगा। तो उस समय लागू, जिस समय तुमने कानून का उल्लंघन किया है उस समय जो भी सजा होगी उसी के अनुसार आपको क्या दी जाएगी भैया, सजा दी जाएगी। 14 में केस किया, 14 तक की सजा कितनी, 14 से लेकर 19 तक सजा कितनी रही, 7 साल। क्या 8 में भी सजा कितनी थी, 7 साल। 7 साल मैंने 2008 में मारा, फाइनल हुआ 13 में, सजा मिलेगी 7 साल। 2020 में बदलाव हो गया, मैंने 20 में मारा किसी व्यक्ति को, 25 में मैं दोषी ठहरा दिया गया, तो मुझे कितने मिलेगी, आजीवन कारावास। अब आते हैं जरा 20 का सेकंड। 20 के सेकंड में लिखा एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार दोषी ठहराया जाएगा। क्या लिखा साहब साहब, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार दोषी ठहराया जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 5 मर्डर कर दिए एक दिन के अंदर, और एक व्यक्ति ने 3 मर्डर कर दिए, और एक व्यक्ति ने 1 मर्डर कर दिया। बहुत कायदे से समझिएगा। जो 5 मर्डर किए हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम पवन है, एक का नाम भैया रामू है, एक का नाम श्यामू है, ठीक। अब जज साहब के सामने उस
व्यक्ति को लाया गया। जज साहब ने कहा भैया तुमने 5 मर्डर किए। हमने कहा हाँ सर जी हमने 5 मर्डर कर दिए। कहीं ठीक। एक मर्डर की सजा थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 7 साल है बेटा। एक मर्डर की सजा 7 साल। मर्डर होगा कितने किए हैं 5, तो 5 × 7 करेंगे क्या 35 साल ना भैया, ऐसा नहीं होता है। वहां लिखा जाएगा इस व्यक्ति ने 5 मर्डर किए, फला 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 व्यक्ति को मारा, उसके अनुसार जो जज साहब होंगे मर्डर का केस मर्डर में 5 के 5 व्यक्ति का एक साझी में होगा। राम की सजा 5 7 साल, श्याम की सजा 7 साल, पवन की सजा 5 साल, ऐसे नहीं होगा भैया। 7 × 5 = 35, 5 आदमी 35 साल काटोगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप मान लो कोई आदमी 50 साल में 5 मर्डर करे और 35 साल भैया मान लो उसकी सजा हो गई, तो 85 साल क्या भरोसा 85 साल जिए कि नहीं जिएगा यार, ऐसा नहीं है। तो आज फंडा लिखा गया है यहाँ पे, जैसा आपने अपराध किया है, एक अपराध के दोषी तो एक ही बैठाया जाएगा। इस व्यक्ति ने मर्डर किए 5, इस बात की इसको सजा सुनाई जा रही है। बस सजा के आधार पर जो हमारी न्यायपालिका होती है उस सजा की में वृद्धि कर देती है। कैसे 5 मर्डर किए, लगा बहुत बड़ा अपराध है ध्यान रखिएगा, तो उसको आजीवन कारावास दे दिया। उससे बड़ा अपराध लगा तो फांसी की सजा सुना दी गई, ये कर देती है ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक अपराध के लिए क्या किया जाएगा अलग अलग सजा, नहीं। आपने जो अपराध किया उसको उसमें एक ही बार आपको क्या ठहराया जाएगा भैया, दोषी ठहराया जाएगा। अब आते हैं 20 का थर्ड, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। इसका मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने मैंने मर्डर किया आपने देखा तो आपसे हम कह दें भैया ध्यान रखना अगर तुमने देखा है और तुमने जाके कल गवाही दी तो ऐसी स्थिति में तुमको जान से मार देंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो उसको कहीं ना कहीं डरा धमका रहे हो। अगर डराने धमकाने का प्रयास किया तो 20 थर्ड का आप क्या कर रहे हो, 20 थर्ड का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। ऐसी स्थिति में सजा आपको क्या होगी भैया, दी जाएगी ध्यान रखिएगा। तो किस किस अनुच्छेद में 20 पर 20 सेकंड और 20 थर्ड। 20 में क्या अपराधों के दोष के संबंध संरक्षण, फर्स्ट में क्या लागू का जो उस समय लागू कानून है उस हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। 20 सेकंड में क्या लिखा गया, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार दोषी ठहराया जाएगा। 20 थर्ड में क्या लिखा, किसी अपने विरुद्ध आप किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। ये हो गया अनुच्छेद पूरा का पूरा 20। अब आते हैं अनुच्छेद 21 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण दिया गया, ये अधिकार को संरक्षण दिया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। प्राण एवं देह ये क्या होता है, इस अनुच्छेद की खासियत ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा अनुच्छेद होता है पूरे भारतीय संविधान में जो कभी निलंबित नहीं होता है। क्या नहीं होता, निलंबित नहीं होता। हर अनुच्छेद आपसे क्या किया सकता है, छीना जा सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा अधिकार, ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कभी समाप्त नहीं होता है, तो अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद होता है जो किसी भी स्थिति में आपसे छीना नहीं जा सकता है या निलंबित नहीं होता है। चाहे ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर क्या लगी हो भैया, आपातकाल लागू हो, तब भी ध्यान रखिएगा ये कभी आपसे क्या नहीं किया जाएगा भैया, छीना नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। अन्यथा जितने मूल अधिकार हैं वो आपसे क्या किया सकते हैं, छीने जा सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 21 को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब ये क्या, प्राण एवं दैहिक, ये क्यों नहीं छीना जा सकता। प्राण एवं दैहिक का मतलब होता है यदि आपको अपने प्राणों को बचाने का अधिकार दिया गया, इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। अगर आपको कोई जान से मारने का प्रयास कर रहा है तो आपको अपने प्राणों के बचाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में क्या किया गया भैया, किया गया। इसी बात के लिए एक ऐसा अधिकार है जो ध्यान रखिएगा किसी भी स्थिति में कभी समाप्त नहीं होता है। एक किसी में क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से अनुच्छेद जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये अलग अलग जब लिखे होते हैं लगा के आएंगे 21। अब इसी में लिखा ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कभी समाप्त नहीं होगा, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। तो ऐसे स्थिति दोनों लगा के आएंगे कौन सा भैया, 20 और 21। ये दो ऐसे अनुच्छेद जो कभी समाप्त नहीं होंगे, अलग अलग होंगे तो 21, एक साथ जोड़े होंगे तो 20 और 21, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 21। सीधे सीधे नॉर्मली भाषा में सेल्फ डिफेंस, अपने प्राणों को बचाने का व्यक्ति के पास क्या है, अधिकार है। अब आते हैं भैया कौन सा अनुच्छेद भैया, इसी में ध्यान रखिएगा 21 का ए आता है। क्या आता है, 21 का ए। अनुच्छेद 21 के ए में
शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया। किसका भैया? शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया। शिक्षा के अधिकार में ध्यान रखिएगा, इसको उन्होंने जोड़ा 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत, सन 2002 के तहत ध्यान रखिएगा। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत, जिसके तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क क्या दी जाएगी भैया? शिक्षा दी जाएगी। तो कितने भैया? 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। इसी बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 21 के ए में किया गया है। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत क्या कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का क्या किया गया बेटा? प्रावधान किया गया है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में लिखा गया गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। मैं इसको क्लियर करता हूं। इसको भी 3 भागों में क्या किया? डिवाइड किया गया। 22 के फर्स्ट में क्या है? करते समय गिरफ्तारी के कारण से अवतरण अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार। कम हो गई है। आगे देखते हैं, इसी में ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 के सेकंड में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत निवारक कानून के स्थिति में चलिए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद में बताया गया गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आता है पुलिस प्रशासन, तो आपको उसके लिए संरक्षण बचाव के कुछ क्या किए गए हैं? तरीके बताए गए हैं। जैसे 22 फर्स्ट में उल्लेखित क्या गया है? गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना। इसका मतलब ये है, यदि प्रशासन कोई पुलिस आप गिरफ्तार करने आई है तो किस कारण गिरफ्तार करने आई है, इसके कारणों सबसे पहले वो अवगत आपको कराएगी। ऐसे नहीं जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार करके ले जाए, नहीं, आप गिरफ्तारी कारणों से पहले क्या कराएगी? अवगत कराएगी कि आपने इस कानून का उल्लंघन किया है, इस बात के लिए आपको क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार किया जा रहा है। ये 22 के फर्स्ट में, इसी 22 फर्स्ट में बात और लिखी गई है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध नहीं है तो ऐसी स्थिति आपने वकील से क्या ले सकते हो? परामर्श ले सकते हो कि मुझे जो जिन धाराओं के तहत मैंने उल्लंघन किया है, क्या इन धाराओं के तहत मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर नहीं कर सकती है तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में मैं जाऊंगा सीधे नॉर्मली रूप से थाने जाऊंगा। आप मुझे हथकड़ी नहीं पहना सकते, नॉर्मली रूप से मैं थाने जाऊंगा। वहां पे अपनी मेरा वकील आएगा, उस वकील के माध्यम से मुझे हो सकता है तुरंत क्या मिल सकती है? बेल भी मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पे ध्यान रखिएगा तुरंत बेल नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या लिखा गया है? आप अपने वकील से भी क्या ले सकते हो? परामर्श ले सकते हो। ये भी आपके पास क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 22 के फर्स्ट में बताया गया है। क्लियर हो गया होगा? कि गिरफ्तारी कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं ये पहले बताओ।
अगर आप चाहो तो अपने वकील से परामर्श ले सकते हो कि मुझे इन कारणों द्वारा क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अब आते हैं 22 के सेकंड में। यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी दोष किया है या कानून का उल्लंघन किया है और पुलिस उसे यदि गिरफ्तार करती है तो बेटा ध्यान रखिएगा, उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। अगर मुझे आज रात के 8 बजे उठाया गया है तो कल रात के 8 बजे के पहले पहले मुझे मजिस्ट्रेट के सामने क्या कर दिया जाएगा भैया, प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ये कानूनी रूप से प्रक्रिया में आता है। तभी देखिएगा रात को जब पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो अगर नहीं छोड़ते रात को, ध्यान रखिए सुबह कहते आना कहाँ, कचहरी आना, वहां जाके जमानत करा लेना। उसका कारण है कि सुबह कचहरी जाके उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेंगे भैया, प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस 24 घंटे में आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होता, आने जाने का समय जोड़ा नहीं जाता, नहीं जाता। ये क्या सर जी, मान लो कोई व्यक्ति ने एक मर्डर किया, भाग गया कहाँ भैया, थोड़ी देर के लिए राजस्थान भाग गया। राजस्थान में जयपुर में भाई, और जयपुर में जाके यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जयपुर का रास्ता 10 घंटे का है या 15 घंटे का है। 15 घंटे में जाना, 15 घंटे में आना भैया, 30 घंटे तो ऐसे उसको लग गए, ध्यान रखिएगा। तो जो जयपुर आने जाने का समय उसको हटा दिया जाएगा। शेष समय में उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 22 के सेकंड बताया गया है। अब आते हैं भैया किसमें, 22 के थर्ड में, निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून का यदि आप उल्लंघन करते हो तो ऐसी स्थिति में यदि आप गिरफ्तार किए जा रहे हो तो उपरोक्त बंधन ये और ये तीनों के तीनों आपसे क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। सर जी निवारक निरोध कानून क्या होते हैं? निवारक निरोध कानून वो होते हैं जो कहीं ना कहीं भारत के आप एक बहुत बड़ा जघन अपराध कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी लोग ऐसा अपराध करता है। अगर आप ऐसा कोई अपराध कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये उपरोक्त बंधन जो ऊपर वाले मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, कि कारण पूछना, इस संरक्षण देना, ये सब अधिकार आपसे क्या कर लिए जाते हैं भैया, छीन लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ऐसे कानून कौन कौन से? ऐसे कानून है पोटा, ऐसे कानून कौन है, टाडा, ऐसे कानून कौन है, मीसा, ऐसा कानून कौन है भैया, ध्यान रखिएगा, मीशा हो गया, टाडा हो गया, पोटा हो गया, एक और है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जानते होंगे, संरक्षण का नाम सुना होगा, पोटा लगाया गया, सॉरी टाडा लगाया गया। नाम सुना होगा आप लोग राजा भैया का, पोटा लगाया गया। लेकिन आज वर्तमान में ये तीनों कानून क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए हैं। अब पोटा, टाडा, मीशा ये किसी के ऊपर नहीं लगते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि आप ऐसा कोई कानूनी उल्लंघन करते हो तो ऐसी स्थिति भैया ध्यान रखिए आपके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। ये आपके पास क्या भैया क्या है, अधिकार है। प्रेजेंट टाइम में यही राष्ट्र कहते हैं, इसी तरीके क्या किया गया, इसे लागू करने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों कानून क्या है, नहीं लागू होते हैं, ये वर्तमान में भी लागू होता है। यदि इन कानून के तहत यदि आप किसी प्रकार से गिरफ्तार किए जाते हो, कोई आतंकवादी संरक्षण, किसी को आतंकवादी संरक्षण दे रहे हो, या अगर घर में कुछ ऐसी आपातकालीन स्थितियां, आपातकालीन चीजें पाई जा रही हैं जो देश के लिए बहुत ज्यादा खराब, बहुत दुर्भाग्यवश हैं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा आप कहीं ना कहीं 22 थर्ड का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो उपरोक्त बंधन है ये लागू नहीं होते हैं। ऐसे कानून कौन कौन से क्या होगा आप लोग, पोटा, टाडा, मीशा और एनएसए, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमारा कौन सा अधिकार खत्म हुआ भैया, 22 का थर्ड, कहां तक, सॉरी 22 का थर्ड। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक रखा गया था, 19 से 22। अगला अधिकार कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको हम लोग अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मूल अधिकार अपना एक बड़ा लेक्चर है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे पूरा मूल अधिकार समाप्त करने की। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लगातार आप कंटिन्यू हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं भैया, अपने ऐप पर हम लोग लगातार लेक्चर डाल रहे हैं, वो चाहे मैथ का हो, वो चाहे आपका जीएस का हो, वो चाहे आपका टेक्निकल मैथ का हो, इसी तरह फिजिक्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, हर एक आपको धीरे धीरे सब पूरे लेक्चर आपको क्या हो जाएंगे, ऐप में मिल जाएंगे। ऐप के माध्यम से आप लोग उस पूरे लेक्चरों को पढ़ें ध्यानपूर्वक, ध्यान रखिएगा। और लगातार एजुकेशन से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी उस ऐप के माध्यम से आपको हम क्या कराते रहेंगे भैया, प्राप्त कराते रहेंगे। कुछ चीजें हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को दे रहे हैं। आप लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ा रहना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कुछ लेक्चर आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप हमारे दशम ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, 65 MB का अपना क्या है,
दक्षांग का पूरा ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। आज हम लोग उस पर पूरे पेड कोर्स चला रहे हैं। पेड कोर्स में ध्यान रखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉर्मल फीस के तहत अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनमें एक नॉर्मल फीस के तहत आपको पूरे मैथ के जितने भी चैप्टर है वो मिल जाएंगे। इसी तरह जीएस के जितने भी टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पूरा मिलेगा, ज्योग्राफी पूरी मिलेगी, इकोनॉमी पूरी मिलेगी। इस तरीके से हर एक को हम लोग पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और आप एक नॉर्मल रेट के आधार पर आपको वो सब चीजें क्या करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप लगातार जुड़िए और एजुकेशन में लगातार पढ़ते चलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय स्थिति क्या है कि जिस तरीके से लगातार बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए रेगुलरिटी क्लासेस जो हम लोग की ऑफलाइन थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए क्या हो गई है, तितिर-बितिर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के क्षेत्र में हम लोगों ने अपने ऐप के माध्यम से अपने बच्चों को लगातार एजुकेशन संबंधी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने ऐप बनाया, और उसके आधार पर आपको क्या दे रहे हैं हम लोग भैया, पूरी जानकारी दे रहे हैं। और मैं एक लेक्चर आपको क्या करते जा रहे हैं, हम लोग डालते जा रहे हैं। पूरे टॉपिक बाय टॉपिक, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।